हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए डिस्कस करते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है हमारी इस लेक्चर में, एंड आगे भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ भी रहेगा उसे हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। नाउ पहली जो न्यूज़ है हमारी, पहली जो आर्टिकल है वो वुमेन से रिलेटेड है। वुमेन वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन विकसित भारत में क्या स्टेटस है, इसे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि ये जो रिपोर्ट है या ये जो आर्टिकल ये पब्लिश की गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। शॉर्ट ऑफ एडवाइजरी है और ये एडवाइजरी का टाइटल है वुमेन इन वर्कफोर्स फॉर विकसित भारत। दिस इज़ अ एडवाइजरी जो कि जॉइंटली इन दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है। मेन एम क्या है? मेन एम है वुमेन लेड डेवलपमेंट, राइट, यानी विकास हो पर विकास में अग्रणी जो भूमिका हो वो महिलाओं की हो, ये सुनिश्चित करने की जो योजना है सरकार की, उसी के तहत हम देखेंगे कि ये जो एडवाइजरी है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो गवर्नमेंट का अप्रोच है, होल अप्रोच वुमेन लेड डेवलपमेंट का, उसको आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये किस बात पे हम ऐसा कह रहे हैं उसके लिए हमें इस एडवाइजरी के की नोट्स पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वुमेन होती हैं, राइट, जब वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करती तो उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं। जैसे उनके साथ एक समस्या होती है कि वो अपने चाइल्ड का टेक केयर कैसे करेंगे जब वो जॉब करेंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो उस टाइम पे फीमेल हमेशा अपने फैमिली और जो अपने बच्चे होते हैं उनको प्रायोरिटी देती है और जॉब को छोड़ देती है। इस कारण से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो फीमेल है वो जॉब छोड़ देती है और वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन घट जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उनका ये अप्रोच है कि वो नेशनल लेवल पे मिनिमम स्टैंडर्ड जो फॉलो किया जाता है, जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है क्रेसेस का, उसे दूर किया जाएगा। अब ये जो क्रेसेस हैं बेसिकली ऐसे जगह, ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, जो एक तरह से एम्प्लॉय होती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ ही होते हैं और उनके केयर करने के लिए एक व्यवस्था वहाँ की जाती है सेटअप, जिससे काम भी होता रहे और जो बच्चे हैं उसके केयर में भी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो ये क्रेसेस होते हैं इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है और अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए जो है रिलाई नहीं कर पाती है फीमेल एम्प्लॉय। इसे दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का और इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का जो है ये क्रेसेस होना चाहिए, इसकी प्रावधान की बात कही गई है। दिस इज़ एन एडवाइजरी, राइट। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे इसके लिए जो बहुत सारे एनजीओज़ है या गवर्नमेंट बॉडीज़ है या जो सर्विस एजेंसी है उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। वुमेन वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन के लिए जो है रिकमेंडेशंस दिया गया है। वुमेन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो रोल होता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसी व्यवस्था सेटअप करना जो मतलब वुमेन के द्वारा वर्किंग हब्स क्रिएट किया जा सके, राइट, जेंडर न्यूट्रल होकर के वर्क कर सके, ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड करनी है। यानी कि शॉर्ट ऑफ कहें एक लैंग्वेज में तो हम ये कह सकते हैं एक शब्द में कि वर्क कल्चर जो होगा ऑफिस का उसे बहुत ही वुमेन के लिए पॉजिटिव बनाने की बात की गई है। नाउ यहाँ पे इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई है वो है सर्वे। और ये सर्वे जो होगा एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयर को ही रेटिंग देने की बात होगी। और ये सर्वे कोई ऐसी वैसी एजेंसी नहीं बल्कि ईपीएफओ कर रही है, राइट। तो ईपीएफओ के द्वारा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया गया, बिकॉज जब रेटिंग एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को देगा तो ऑब्वियस सी बात है जब वुमेन होंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है फीडबैक जाएगा किसी भी एम्प्लॉय का, इवन चाहे वो वुमेन ही क्यों ना हो, तो एक अच्छा वर्क कल्चर डेवलप्ड हो पाएगा। नाउ अगर हम बात करें वुमेन पार्टिसिपेशन की, 2022-23 का जो सर्वे है वो ये प्रिडिक्ट करता है कि वुमेन यानी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वर्क में वो बढ़ा है। 2017 में ये 23.3% था, नाउ 37% है। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है हमारे सामने। और बात करेंगे नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो यूपीआई से संबंधित है। अभी हाल फिलहाल में आपने ये फ़ोटो देखा होगा, ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे तो राजस्थान में उन्होंने
जो चाय पिया था उसकी जो पेमेंट थी वो प्रधानमंत्री जी ने यूपीआई के द्वारा किया था। क्यों यूपीआई के द्वारा किया था, ये हमें पता है कि भारत जो है वो फ्रांस को अपनी यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नाउ हम यहाँ देखेंगे कि रिसेंटली अभी ये न्यूज़ आपने देखी होगी, प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज़ एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये सूचना दी कि भारत से जो भी पर्यटक जाएंगे फ्रांस और अगर वो एल्फिल टावर देखने जाते हैं तो वहाँ पे जो पेमेंट होगा वो रुपीज़ में होगा और ये रुपीज़ में ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से होगा। इवन फ्रांस अपने बहुत सारे जगहों पे यूपीआई को इनरोल करने वाला है और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में यूपीआई के द्वारा रुपीज़ में ट्रांजैक्शन करने वाला है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। ऐसे यूपीआई हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को शेयर किया है हाल फिलहाल में। अब हमारी क्या-क्या उपलब्धियाँ हैं इसके बारे में, इसे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और व्यवस्था के बारे में बात कर लें, वो है सार्क फाइनेंस। ये आपको ध्यान में रखना है कि सार्क फाइनेंस क्या है। सार्क एक बॉडी है जो आप जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, राइट? जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, अफ़गानिस्तान और मालदीव, नेपाल, भारत, तो खुद मैं रिज़र्व बैंक की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बैंक का ही नाम होगा, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उन सभी के बैंकों की ही बात होगी। और उसके बाद जो भूटान है उनकी जो बैंक है और जो पाकिस्तान है उनकी जो बैंक है, तो ये सारे सार्क कंट्री है और उनकी ये सेंट्रल बैंक्स का नाम है। ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं इनके साथ मिलकर के सार्क फाइनेंस सेटअप किया गया था, जो कि बहुत ही ठंडे बस्ते में है और इसको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्री बहुत ही पॉजिटिव मैनर में भारत की यूपीआई को ले रही है और भारत ये चाहता है कि अपने आसपास की कंट्री के साथ, स्पेसिफिकली सार्क हो गया जो कि ठंडे बस्ते में है, और जो अदर हमारी एजेंसियां हैं जैसे कि ब्रिक्स वगैरह हो गया, तो इनके थ्रू जो है वो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन रुपीज़ में किया जा सके, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। और डॉलर पे जो है रिलायबल होना गवर्नमेंट कम करना चाहती है। हालांकि इसके मल्टीपल फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी होंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो सार्क फाइनेंस है, ये न्यूज़ में है बिकॉज़ ऑफ हमारी यूपीआई न्यूज़ में है। और यूपीआई न्यूज़ में है तो फाइनेंस से रिलेटेड हमारे जितने भी स्टेप्स हैं वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज़ हम इकोनॉमी के सेक्टर में बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी और वर्ल्ड लेवल पे थर्ड नंबर पे आने वाले हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या ऐसे कदम थे जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए और जिसका रिजल्ट अभी हमें ये मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन में यहीं से बनने वाले हैं। याद में रखना है आपको कि जो सार्क फाइनेंस है, ये बॉडी 1998 में ही सेटअप करने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये बॉडी 2012-13 में वर्किंग में आई, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान का इशू, राइट, उसके बाद से सार्क से संबंधित हर चीज़ ठंडी पड़ने लगी। तो ये भी बॉडी एक तरह से ठंडी ही है। इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की गई थी, राइट, और डिजिटली कैसे आसपास अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन करके जो हमारी मतलब बिजनेस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। नाउ मैं अभी बात करने वाली हूँ ईज़ के बारे में। ये ईज़ क्या है? दैट इज़ इन्हांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस रिफॉर्म इन बैंकिंग। देखिए, ईज़ का अभी छठा फेज चल रहा है। ईज़ 6.0 आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ईज़ जो है वो 2019 में लॉन्च किया गया था। हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, राइट, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर वो काफ़ी घाटे में था, राइट, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी हाई थे। लेकिन अभी हम देखेंगे हमारी बैंकिंग की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी सॉलिड है। इवन इनका बहुत योगदान है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया बैंकिंग के अंदर बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म करके, उनके ऑपरेशंस का वे चेंज करके, जिसमें ईज़ जो है वो एक माइलस्टोन साबित हुआ है। तो ईज़ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ही सारे बैंकिंग को जो है रेगुलेट और मैनेज किया जाता है वाया आरबीआई। व्हाट आई एम सेइंग, वाया आरबीआई, क्योंकि आरबीआई जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। हालांकि वो एक नोडल एजेंसी इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट वो आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ईज वन एंड ईज टू, इन दोनों का काम क्या था? फाउंडेशन डालना। क्या चीज़ का फाउंडेशन डालना? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालना फॉर्म्स का, जो भी फॉर्म्स होंगे। ईज थ्री का काम था फोकस करना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक।
ईज 4 का काम था स्मार्ट बैंकिंग, रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, डेटा इनेबल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, इन सभी चीज़ों पे फोकस करना था। ईज 5 का काम क्या था, न्यू एज रिफॉर्म लाना, जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स करना, बिग डेटा को मैनेज करना, राइट। वेरियस जो भी प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, जैंट, फिनटेक्स, स्टार्टअप्स, एनबीएफसीज, उनको डेवलप करना, राइट। नाउ जो E6 है इसके 4 थीम्स हैं, वो क्या है? पहली चीज़ हम देखेंगे एक्सीलेंसी प्रोवाइड करना, कस्टमर सर्विस विद डिजिटल इनेबलमेंट, राइट। तो डिजिटली कैसे इनेबल किया जा सके कस्टमर को, पहला फोकस वो है, उसमें एक्सेलेंसी प्रोवाइड कराना है। डिजिटल एंड एनालिटिक जो है ड्रिवन बिजनेस इंप्रूवमेंट, यानी डिजिटली और बहुत ही एनालाइज किया हुआ बिजनेस को आगे बढ़ाना। जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल समझिए, आज के डेट में आप जब लोन लेने जाते हैं तो लोन के लिए आप अपने मन का अमाउंट मांगेंगे और बैंक वाले आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है, जो आपका स्कोर है, वो देखा जाता है। और बैंक वाले भी ये कहते हैं कि देखिए हम नहीं कह सकते आपकी क्या सिबिल है, आपका क्या सिबिल है, वो जैसा कंप्यूटर बताएगा, जैसा टेक्नोलॉजी बताएगी, सिस्टम जैसा बताएगा, हम वैसे ही कर सकते हैं, है ना। तो आप समझिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड वे में हो गई हैं। तो यही इस बात को समझने के लिए ये एग्जांपल आप देख सकते हो। टेक एंड डेटा इनेबल कैपेबिलिटी बिल्डिंग करना, ठीक है। डेवलप करना एचआर ऑपरेशंस को, ताकि जो पीपल्स हैं उनके जो ग्रीवांसेस हैं उनको दूर किया जा सके और बेस्ट से बेस्ट सर्विस उनको प्रोवाइड की जा सके। नाउ बात करेंगे थोड़ी सी ईज़ के बारे में, हम लोग देखते चलेंगे। जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया वही यहाँ पे जो है डिटेल से लिखा हुआ है, तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और उस वो जो स्टार्टिंग का पॉइंट है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चारों पॉइंट्स बताया है विद एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ईज़ 4 हैं जिसके 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें अच्छी डिलीवरी देनी है, सर्विसेज अच्छे प्रोवाइड्स करने हैं, तो किस किस सेक्टर में कैसा सर्विस प्रोवाइड करना उसे डिटेल से यहाँ बताया गया है। आप एक बार से इसे देख सकते हो, राइट। एक आपको ध्यान में देना है, 4 थीम है ईज 4 के एंड 22 एक्शन पॉइंट हैं। आपको पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि ईज 6 जो है वो बिल्कुल अप्रोच्ड करता है गुड सर्विस प्रोवाइड करना जो है उनके कस्टमर्स को, जो बैंक के कस्टमर्स हैं। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, इनके द्वारा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो हमारे स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन हुआ है। और ये जो डेटा है हमारे सामने वो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली में जो एनपीए थी हमारी, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, वो काफ़ी डिक्लाइन हुई है, राइट। और हम यहाँ पे देखेंगे 2.04 लाख करोड़, जो कि एक्चुअल में 1.67% मार्च 2022 में था, वो घट करके कितना हो गया आपका 1.36 लाख करोड़, जो कि परसेंटेज में देखेंगे तो 0.95 हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, अगर आप बैंक की परीक्षा देने जा रहे हो तो ये आपको याद रखना है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, समझ गए। और जो पीसीआर सिस्टम है, दैट इज़ अ प्रोविजंस कवरेज रेशियो, वो भी जो है बढ़ गया है। यानी जो लोन्स दिए जा रहे हैं, जो एनपीए कन्वर्ट हो रहा था, राइट, वो सब चीज़ें अब रिकवरी हो रही हैं और ये डेटा बढ़ करके जो कि 86 था वो इस साल बढ़ करके 90.9% हो गया, यानी लगभग 100% के आसपास आप बोल सकते हो। मतलब 90.9%, मतलब आप 100% की तरफ मूव कर रहे हो। जो एनपीए रेशियो था वो तो 9% वैसे उसका होता है, लेकिन वो काफ़ी घट करके जो है बहुत, मतलब बहुत कंट्रोल में है बैंकों का। हालांकि ये फ्लक्चुएटिंग है, तो जिस समय मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उस समय का जो डेटा है वो डिफरेंट है, और चूंकि ये मिनिस्ट्री के द्वारा शेयर किया गया है डेटा है, राइट, तो थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 9 होंगे ही, क्योंकि यही नॉर्म्स है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे 5 ईयर में जो फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़े हैं और जो सरफासी एक्ट्स हैं उनके कारण रिकवरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दैट डजेंट मैटर
कि हमारे लिए जो डेटा है वो हम याद करें कि इतनी सरफासी एक्ट के तहत इतनी रिकवरी हुई है। बस आपको याद रखना है कि 5 सालों में सरफासी एक्ट के कारण जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उनके जो पैसे हैं वो आपके मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब बैड लोन में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। नाउ हम बात करेंगे प्रोग्रेस क्या क्या हुआ डिजिटल पेमेंट सेक्टर में। देखिए ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि हमारी जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, स्पेसिफिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके सारे स्कीम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट, जिसमें से एक दो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, उनके द्वारा जो है असाइन किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या, प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग डिजिटल पेमेंट, राइट। अब ये जो योजना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 2017-18 के बजट में आई थी, जिसमें इन्होंने डिग्गी धन मिशन लॉन्च किया था, जो बहुत ही कमाल की प्लेटफॉर्म थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म थी, और बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराया जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। डिग्गी धन का जो मिशन था वो यही था कि प्राइमरी तौर पे एक कैटलिस्ट की तरह काम करे, प्रमोट करे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को भारत के अंदर, जिससे जो हमारे व्यापारी हैं, राइट, वो इसका यूज़ कर सकें। और चूँकि स्टार्टिंग में जो व्यापारी थे वो रिलैक्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्टेंट थे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज़ करने में, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी है। तो ये एक स्टार्टिंग फेज़ में यूज़ किया गया था दिग्गी धन मिशन, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे जो हमारी दिग्गी धन का जो डेटा है वो कुछ इस तरह का है कि किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर के 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कितना ज़्यादा टारगेट कितना है और अचीव कितना हुआ। टारगेट था क्या हमारा 8513 करोड़ ट्रांजैक्शन होने का, राइट, लेकिन वो हुआ कितना, 18,000 में हुआ, राइट। 8,513 टारगेट था, लेकिन हम लोग कितना अचीव मतलब कर लिए सोचिए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवर हो रहा है, क्योंकि ये डेटा जो है थोड़ा बैक है, थोड़ा बैक मतलब नवंबर दिसंबर के महीने से पहले रिलीज़ किया गया था, राइट, मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। और अब कोई डेटा भी आने वाला भी नहीं है अनटिल अनलेस जब तक चुनाव खत्म नहीं होता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही डेटा हमारे लिए चलेगा। अब बोलोगे मैम ऐसे कैसे चलेगा, तो ये सिमिलर वैसे ही है जैसे 2011 की जो जनगणना है उसी का रिपोर्ट, उसी का डेटा आप अभी तक यूज़ करते हो, वाइल जनसंख्या बढ़ती जा रही है हर दिन। तो आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो। नाउ हम बात करेंगे भीम यूपीआई अचीवमेंट्स क्या क्या हुए हैं पास्ट 3 ईयर में। मिनिस्ट्री ने बताया है कि जो भीम यूपीआई या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आईएमपीएस सिस्टम या एनईएफटी, आरटीजीएस, राइट, ये सब जो हमारी सुविधाएं हैं वो P2P यानी पर्सन टू पर्सन और P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट्स पेमेंट्स को किस तरीके से रिफॉर्म किए हैं, किस तरह का इकोसिस्टम हमारे यहाँ क्रिएट किया गया है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 2022-23 में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन 62% हुआ है पूरे भारत में। 62%, समझ रहे हैं, 62% डिजिटली ट्रांजैक्शन हमने किया है लास्ट ईयर। और 2023 का जो डेटा है, 23-24 का जो डेटा है वो आएगा अपकमिंग ईयर में, जब फुल फ्लेज्ड बजट आएगा तब वहाँ डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है ये वोट ऑन अकाउंट था तो बहुत सारी बातें यहाँ पे डिस्कशन में नहीं की गई हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो हमारा डेटा है वो एनपीसीआई का डेटा है। तो अभी हम देख सकते हैं कि 6,440 ये अक्टूबर तक का डेटा है, 15 अक्टूबर का डेटा है। इतना ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ यूपीआई के द्वारा किया गया है। 2022-23 का डेटा भी आप ध्यान में रखिएगा। 8,375 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है, मतलब करोड़ लोगों ने जो ट्रांजैक्शन है वो आपके जो है भीम या किसी भी तरह का यूपीआई सिस्टम का यूज़ करके किया है। ना हम बात करेंगे 2020 में यूपीआई के द्वारा यूपीआई ऑटो पे एक सिस्टम लॉन्च किया गया। अब हम डिटेल से एक एक सिस्टम्स के बारे में पढ़ते चलेंगे। अभी तक डेटा हमने देखा, क्या क्या स्कीम्स का क्या क्या प्रोग्रेस है। अभी हम देखेंगे कि यूपीआई में किन किन लेवल पे क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यूपीआई ऑटो पे ये एक तरह का जो है रिकरिंग पेमेंट्स सिस्टम है, राइट, जो
P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट्स ग्लोबली ट्रांजैक्शन करने में सुविधा प्रोवाइड करता है यूपीआई ऑटो पे। और जो भी आदमी भारत ट्रेवल करने आते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन साधन साबित होता है। नाउ 2021 में यूपीआई के अंदर ई रूपी लॉन्च किया गया, 123 पे यूज़ किया गया, यूपीआई प्लग इन, आधार ओटीपी, ऑनबोर्डिंग, रुपए क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एंड यूपीए लाइट, इतनी सारी चीज़ों को लॉन्च किया गया 2021 में बिकॉज कोविड का टाइम था और डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट जगह पे पैसे की ज़रूरत थी। और आपको पता है कि नोट छूने से भी और नोट का ट्रांजैक्शन, नोट का सैनिटाइजेशन बहुत ही मुश्किल था, इसलिए यूपीआई का बहुत उपयोग किया गया। मतलब अम्ब्रेला लेवल पे जो है यूपीआई काम कर रही थी अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। देखेंगे ई रुपीज़ जो था वो मतलब बिल्कुल स्पेसिफिकली वॉचर की तरह काम कर रहा था पेमेंट सिस्टम में। 13 गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो डायरेक्ट बेनिफिट फैसिलिटीज़ है वो भी ई रुपीज़ के माध्यम से ही आया था। नाउ यूपीआई की जो फीचर जो दूसरी एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि अपडेट हुई थी यूपीआई 123 पे, वो इंट्रोड्यूस की गई थी 20 भाषाओं में, ताकि जो हमारी डेमोग्राफी अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है तो ये 123 पे का यूज़ करके ट्रांजैक्शन ईजिली हो सके अपनी भाषाओं में। यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड, ये तो आप जान ही रहे हो कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके हम किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई प्लग इन जो है वो भी उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एक इंटीग्रेटिंग जो है सिस्टम था यूपीआई के अंदर, जिसमें आप मार्चेंट्स के साथ जो एप्लीकेशंस होते हैं उसका यूज़ करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। राइट नाउ यूपीआई क्रेडिट लाइन जो है वो जिसके अंदर हेलो यूपीआई या बिल पे कनेक्ट, यूपीआई लाइट जैसी व्यवस्थाओं को लॉन्च किया गया था। तो हेलो यूपीआई वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम किया था स्टार्टिंग में, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का ही प्रोविज़न था, बाद में उसमें अलग भाषाओं को भी ऐड किया गया जो भी हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। और ऑफिशियली हेलो यूपीआई जो है हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, दैट इज शॉर्ट में कहते हैं मीटी, उनके द्वारा भासनी ऐप के थ्रू हेलो यूपीआई के माध्यम से एनपीसीआई के द्वारा पेमेंट को अलाउ किया गया था। राइट और यहाँ पे हम देखेंगे बिल पे के द्वारा जो बिल पे सिस्टम है उसमें सिंपल अगर आप हाई भी लिखते हो, हाई लिख के भी सेंड करते हो तो बिल का जो है आपको वो मैसेजिंग आ जाता है और आप अपने पिन का यूज़ करके फिर सिंपल पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल वे में यूपीआई के अलग अलग स्टेप्स हमारे लिए लॉन्च किए गए थे ताकि ईजिली जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम का पेंटरेशन गवर्नमेंट करा सके ड्यूरिंग कोविड। यानी कोविड तो था लेकिन ये हमारे लिए एक तरह से वरदान भी साबित हुआ था और इतना हम अचीव भी कर पाए। बाद में ये हमें फील हो रहा है कि ये कितना प्राउडिंग मोमेंट हमारे देश के लिए था। यूपीआई लाइट एक्स, ये भी यूपीआई के द्वारा डिजिटल मेकिंग पेमेंट ट्रांजैक्शन एक्सेसिबल करने के लिए लो कनेक्टिव रीजन, जो एरिया बहुत ही कनेक्टेड नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, राइट, वहाँ पे यूपीआई लाइट एक्स का प्रयोग करके जिसके अंदर एक क्यूआर कोड आता था और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जैसे क्यूआर कोड का स्कैन करके अभी भी हम पेमेंट करते हैं, बट समटाइम जो है नेट का कनेक्शन नहीं होता तो पेमेंट में प्रॉब्लम आती है। बट यूपीआई लाइट एक्स को यूज़ करने पे नेटवर्क नहीं भी होने पे पेमेंट सिस्टम जो है अच्छे से वो हो जाता है, जिसमें दो ही फेज़ होते हैं, टैप करना और पे करना। मतलब बहुत ही सिंपल वे में इसको बनाया गया है पेमेंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिजिटल स्ट्रेंथन कितना हुआ हमारे यूपीआई के द्वारा। तो ये एक डेटा है 108 लाख करोड़ का, अक्टूबर 2023 फाइनेंशियल ईयर तक का है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर तक का डेटा है। मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो फाइनेंस है, जिनके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उनके द्वारा ये डेटा प्रिडिक्ट किया गया है हमारे सामने, तो इम्पॉर्टेंट है। और जिसके तहत 7,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन जो है वर्थ, जिसकी वैल्यू जो है वो 108 लाख करोड़ हो चुकी है। तो देखो डेटा हमारे लिए इतना एज मच इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितना करोड़ कितना लाख का हुआ,
बट जो प्रोविजंस हुए हैं अंदर में यूपीआई के, राइट, वो हमें देखना बहुत अनिवार्य है। साइड बाय साइड हमें ये भी जानना चाहिए कि ये कौन से मिनिस्ट्री करती है या मिनिस्ट्री के अंदर का कौन सा डिपार्टमेंट करता है। नाउ हम देखने वाले हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही, अभी जितनी भी योजना हम पढ़ने वाले ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, अब आपको लगेगा ये तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, नहीं, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है लेकिन कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उनकी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जितने भी जीरो बैंक अकाउंट या मिनिमम बैंक अकाउंट होल्डर है, जिनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, BSBD, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, राइट, वो खुलवाया गया था। रुपे डेबिट कार्ड दिया गया था, और जिसमें जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर किया गया 2 लाख रुपए का, और उनको फैसिलिटीज़ दी गई थी 10,000 रुपीज़, जो है वो किसी भी कंडीशंस पे वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के द्वारा निकाल सकते हैं। मतलब बैंक अकाउंट में पैसा जीरो है, स्टार्टिंग में 5,000 था, बाद में उसे बढ़ा करके 10,000 किया गया। और बैंक मित्रा जो है उनके द्वारा रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए, एक्सेस करने के लिए, इजीली एक्सेस करने के लिए बैंक मित्रा अपॉइंट किया गया था। नाउ फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ये चलाई जाती है आरबीआई के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम पीएम जनधन पढ़ रहे हैं, लेकिन पीएम जनधन में हमें पॉइंट मिल रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो आपको ध्यान में रखना है, ये आरबीआई के द्वारा कराई जाती है। आरबीआई के द्वारा इसका रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी चार्ज नहीं लगता है बैंक अकाउंट मैनेज करने या खुलवाने पे, कोई मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, फ्री रुपए कार्ड मिलता है, एक्सीडेंटल कवर होता है 2 लाख रुपए का, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिलता है, एक्सेस टू पेंशन एंड माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो भी आपका पेंशन वगैरह है वो आप इसमें मंगवा सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह कर सकते हैं, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है वो आपको मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम्स का, ठीक है। तो जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स वगैरह होते हैं आप इससे कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी अक्रॉस इंडिया, देश के अंदर, राइट। और किसी भी समय में 10,000 रुपये जो है आप अपने अकाउंट से, अगर आपका अकाउंट पीएम जनधन के तहत खुला हुआ है, 10,000 रुपया किसी भी समय आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको निकाल के रख लेना है, उसको रीपे भी करना है, बट इंस्टेंटली आप निकाल सकते हैं। डेटा आप देख सकते हो कि कितना परसेंटेज हमारा जो रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया है वहाँ पे बढ़ा है, तो 66.8%। परसेंटेज वुमेन बेनिफिशरीज कितनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 55.5%। देखिए वुमेन वाली सारी स्कीम्स अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस साल जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई है, सारा का सारा जो चीज़ हो रहा है वुमेन बेस्ड हो रहा है। तो डेफिनेटली जो डेटा है वुमेन वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें मैंने आपको अब बताया कि ये भी योजना जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की जाती है, जिसमें 18 से 50 साल तक इनरोल कर सकते हैं। 436 रुपये का जो है मतलब पर एनम साल में देना पड़ेगा आपको, राइट, पैसा जमा करना पड़ेगा। और ये जो है एक बार जो है मतलब 1 साल पूरा होने पे वन टाइम आप इसको जो है रिन्यूअल कराएंगे, बाद बाकी फिर रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो है डेथ के बाद आपको, या किसी भी एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है, तो फिर 2 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस टाइप का मिलेगा, तो एक इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना, राइट। तो सुरक्षा बीमा योजना के भी फीचर बहुत सिमिलर है, लेकिन इसमें एक्सीडेंटल कवर जो है वो 2 लाख रुपया, या डेथ होने पे 2 लाख रुपया है, सीवियर होने पे अगर सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और किसी तरह की डिसेबिलिटी हो गई है या फिर डेथ हो गया तो 2 लाख रुपया, अदरवाइज 1 लाख रुपया मिलेगा नॉर्मल या पार्शियल डिसेबल होने पे। 18 साल से 70 साल तक की जो लोग हैं वो इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। 20 रुपया पर एनम का खर्च जाता है इसमें, और ये भी साल में एक बार आपको रिन्यूअल करना है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके डेटा कितने हैं ये एज मच इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो योजना है बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो डेटा एज मच इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये तो बढ़ता जाएगा ना हर साल हर साल, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि 20 रुपये, उसके बाद 2 लाख, एज याद रखना है, राइट, मिनिस्ट्री याद रखनी है। मुद्रा फंड बहुत इंपॉर्टेंट है,
मुद्रा 2015 में लॉन्च की गई थी। पर्पस यही था कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, राइट, जिनको बैंक से लोन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हू एंड क्राई, बहुत ही चक्कर लगाने पड़ते, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता हो, तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है हमारी ये मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी। और मुद्रा बैंक भी कभी कभी आप ऐसा देख लेते हैं तो वो अलग से कोई बैंक नहीं है, बैंकों के अंदर मुद्रा योजना चलती है। और एक बात याद रखिए, इसे सरकारी बैंक ही चलाती है, इसे प्राइवेट बैंक, जैसे आप आईसीआई के तहत मुद्रा का प्रोविज़न नहीं था, राइट? तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं वो मुद्रा को लागू करवाने के लिए बाध्य नहीं है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं वो मुद्रा को लागू कराने के लिए बाध्य हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेंबर हैं एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स वगैरह हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो गए, उनको भी ये है कि वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ सिंपल, वो बाध्य नहीं है, मतलब वो कर सकते हैं, बाध्य नहीं है। कैटेगरी क्या क्या है इसकी? कैटेगरी 3 है, शिशु, किशोर और तरुण। अगर आप बैंक पीओ के एस्पायरेंट से या बैंक की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको ध्यान में रखना, ये तीनों जो लाइन नाम है इनसे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि क्या लिमिट होती है। तो शिशु के तहत 0 से 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है, और इसमें किसी भी तरह का कोलेट्रल नहीं चाहिए होता, मतलब किसी तरह की गारंटी नहीं चाहिए होती है। किशोर में जो है 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन का प्रोविज़न है विदाउट कोलेट्रल, राइट। और जो इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट सबवेंशन है, मतलब कुछ इंटरेस्ट जो है वो आपको जो है माफ़ हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री के अंदर ये कवर होता है स्टार्टिंग में, और कोविड के टाइम में फिर प्रोविजंस चेंज किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, है ना। हायर रिस्क बिजनेस है तो इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा हाई होता है, अगर लो रिस्क बिजनेस है तो इंटरेस्ट रेट जो होता है लो रहता है। अब हाई रिस्क का मतलब जैसे आप फिश का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फिश की लाइफ है वो काफ़ी सस्टेनेबल नहीं है, वो पेरिसेबल आइटम है, तो आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होगा। लेकिन आप सेम टाइम पे आप कपड़े का व्यापार करने के लिए आप ले रहे हैं लोन, तो जो कि कपड़ा 2 दिन में ख़राब नहीं होगा, 4 दिन में ख़राब नहीं होगा, 1-2 साल में ख़राब नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी थोड़ा कम होगा। तो डिपेंड अपॉन दी जो प्रोजेक्ट है उसका लाइफ, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करेगा। शिशु के तहत कितना परसेंटेज लोन मिला है, या किशोर के तहत कितना परसेंट मिला है, तरुण के तहत कितना मिला है, वो हमें ध्यान में रखना है कि 69% जो लोन है वो वुमेन इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मिले हैं, ये आपको याद रखना है, जिसमें से 51 तो SC ST OBC कैटेगरी के आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि 69% महिलाओं को मिला है, जिसमें से 51% SC ST OBC कैटेगरी से है, राइट। परसेंटेज जो है वो पहले आप देखो, शिशु में जो है हमारा 39%, क्योंकि ये अभी हाफ डेटा है, राइट, क्योंकि ये अक्टूबर महीने का डेटा है। तो आपको देखो, मैं फिर से वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग कि डेटा या परसेंटेज अभी आपको ऐसा याद नहीं रखना है, राइट, लेकिन मैं आपके सामने रख रही हूँ ताकि आप एक देख करके एक अनुमान लगा सके, एक अंदाज़ा लगा सके कि हमारी हर चीज़ जो है वो बढ़ी है। शिशु लोन लेने वाले पहले 82% थे, अभी 39%। तो आपको लगा अरे ये तो क्या हो गया, ये तो चेंज हो गया, नहीं, एक्चुअली आप समझिए, यानी कि 50,000 से कम लोन लेने वाले जो व्यापारी थे उनकी संख्या पहले बहुत अधिक थी, अभी वो घट गई है, अभी 39% ले रहे हैं। क्यों ऐसा? उसके पीछे रीजंस हैं, तो आप देखिएगा बगल वाला डेटा। पहले किशोर जो है वो 16% ले रहे थे, अभी 37% ले रहे, तरुण 2%, अभी वो 24%। तो कहने का मतलब जो बिजनेस है, राइट, वो बड़ा जो है वो लोग प्लान कर रहे हैं, या बड़े बिजनेस के लिए ही हायर जो है वो लोन ले रहे हैं। तो अच्छी बात है कि शिशु लोन जो है वो हमारा कम हो रहा है, और किशोर और तरुण बढ़ रहा है। इसकी बहुत ही अलग जो है मायने ही, ये बहुत ही मतलब मैग्नीफाई करता है हमारे बिजनेस ग्रोथ को। नाउ आगे देखेंगे, स्टार्टअप जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो 2016 में लॉन्च की गई थी। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इसे जो है लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना था। स्पेसिफिकली जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक शेड्यूल कॉमर्शियल एरिया में एक्ट करती है, ट्राइबल एरिया में एक्ट करती है, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको ये लोन दिलवाना था, और ये लोन महिलाओं को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए देना था, यानी बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए देना था, जिसमें जो है उनको लोन 10 लाख से 100 लाख, मतलब समझ रहे हो, इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो देनी है। और कोई भी महिला जो SC ST वुमेन है, बस उनका एज जो है वो 18 साल से अधिक का हो, तो वो इस तरह की लोन को ले सकती थी, इजीली एक्सेसिबल था, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ
1 करोड़ तक का था, 10 लाख से 1 करोड़ तक। अभी तक 47,073 जो महिलाएं हैं उनको ये लोन मिल चुका था। 47,073 SC ST वुमेन को इस स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन मिल चुका है। तो वुमेन की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना। देखो, अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुई थी और 18 से 40 साल तक का इसमें था। जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी आपके लिए जमा करेगी, राइट। और 60 साल के बाद जो है आपको एक तरह का पेंशन मिलेगा। उसके लिए आपको जो है जो रेंज है वो 1,000 से 5,000 तक का था। तो मतलब जिस तरह का रेंज आप चूज़ करेंगे उस तरह का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, राइट। जैसे आप 500 पे करते हैं तो गवर्नमेंट भी 500 पे करती है। तो एट द एंड जो है वो आपको 5,000 रुपये मिलेगा साल भर के बाद। इसमें क्या था कि जो भी है, जो आपके स्पाउस हैं, अगर उनका डेथ भी हो जाता है तो आपको पैसा मिलेगा। और अगर दोनों का ही डेथ हो जाता है तो जो नॉमिनीज है उनको पैसा मिलेगा, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट था। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो है क्रेडिट के लिए, यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए KCC लॉन्च किया गया था, जो कि 1988 में एक तरह से देखा जाए तो इसके लिए कमीशन बैठी थी। उनका रिकमेंडेशंस आया था कि जो हमारे किसान हैं उनको जो है लोन फैसिलिटीज़ जो है बहुत ही ईजिली होना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड का एक प्रोविज़न आया था। और ये क्रेडिट कार्ड का जो प्रोविज़न है ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही फॉल करता है, राइट। तो मतलब वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन हो गया है किसान का। तो वो आराम से अपने KCC कार्ड का यूज़ करके कहीं भी ATM से पैसा निकाल सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। पहले क्या था कि इसके तहत जो बीज हैं या खाद हैं या जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ है वही परचेज़ कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में किसान फ्रिज खरीदना चाहे तो भी KCC कार्ड का उपयोग करके खरीद सकते हैं। बिकॉज़ जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है उसमें जो कुछ भी इसेंशियल हो सकता है, या जैसे गाड़ी है तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है तो वो किसान खरीद सकता है। तो इस तरह का इसको बहुत अपडेट किया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ इसके तहत कितने किसान को फ़ायदा हुआ है तो ये हम देख सकते हैं। ये जो है 2023 है ना, और ये हमारा नवंबर महीने तक का डेटा है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो है अभी तक 456.28 लाख जो है किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, राइट। और अगर हम देखें तो 5.57 लाख करोड़ का जो है क्रेडिट सैंक्शन हो चुका है, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट डेटा है हमारे सामने, इसको हम देख सकते हैं। और ये केवल एग्रीकल्चर नहीं बल्कि जो अलाइड सेक्टर जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, राइट, इस सब में भी ये सभी का डेटा मिला करके एक साथ एक्यूमुलेटेड डेटा है ये। नाउ ओपन मार्केट सेल स्कीम न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस के द्वारा ये ऑक्शन का था। ई ऑक्शन एक्चुअली में जो हमारी FCI होती है वो जो हमारे वीट है या जो कुछ भी हमारा अनाज है, आटा चक्की या फ्लोर राइस जो है वो स्टेट में पहुंचाती है हमारी FCI। तो उसके लिए जो साउथ जोन है, साउथ जोन के अंदर जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, समझ गए, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ये पूरी की पूरी जो एरिया है वो इस सेक्टर में आती है, साउथ जोन में आती है। तो उनके लिए ये जो है मतलब ऑफरिंग की गई थी फूड ग्रेन की, राइट। और ये ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत हुआ था। तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि OMSS डोमेस्टिक में कौन सी चीज़ों का ट्रांजैक्शन होता है। तो आपको याद रखना कि फूड ग्रेन का ट्रांजैक्शन होता है। और कौन सी बॉडी करती है तो FCI करती है, ठीक है। अलग अलग जोन बटे हुए हैं। इंडिया को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सप्लाई करती है जोन वाइज, राइट। और उसके लिए ऑक्शन होता है और ऑक्शन ई ऑक्शन होता है, राइट। उसके लिए एक हमारा अलग से वेबसाइट बना हुआ है, पोर्टल बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग जोन को एक्सेस करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है बाकायदा, तभी ये चीज़ अवेलेबल हो पाती है। नाउ जो है रिबेट की बात करेंगे। जो सेंट्रल टैक्स है और जो लेवीज़ हैं उनके ऊपर रिबेट मिला है किस सेक्टर में, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मेनली जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा किया गया, 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी इसमें बहुत सारे जो है चेंजेस हैं, चेंजेस इन द सेंस जो जो हमारा टारगेट है 2030 का, राइट। तो उसके लिए जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो है $250 बिलियन 2030 में जो है बनने वाली है। और अभी हम देखेंगे $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ
होने वाला है, राइट। अभी उससे कम होता है, लेकिन $100 बिलियन का एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने वाला है। तो उसको बूस्ट करने के लिए हमारे स्टेट लेवल पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरीके से स्टेट्स को हेल्प आउट करना पड़ेगा इस सेक्टर में, राइट। तो उसके लिए स्कीम था, ऑब्जेक्टिव वही था, सेंट्रल हो या आपका स्टेट हो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है टेक्सटाइल के सेक्टर में, राइट। और यहाँ पे हम देखेंगे, देखो हमारे जो हमारा जो लॉ है, राइट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन इनकम टैक्स एक्ट के तहत, और हम बोलेंगे जो हमारा टैक्सेशन वाला प्रोविजन जो है उसमें जो है एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत कोई हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी चीज़ पे टैक्स को बढ़ा सकती है या घटा सकती है उसके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो है हमारी DOR, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और इससे हमारा होगा क्या, इससे हमारा जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ेगा। कंट्री में अकेले कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल का 2.3% है। सारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में जो है अलग भूमिका अदा करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा जॉब भी क्रिएट होता है यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। और 12% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड 12% जो है हमारा एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। नाउ हम देखेंगे इंडिया के पास 4% जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है, इंडिया उसमें 4% पार्टिसिपेशन करता है। 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम टेक्निकल टेक्सटाइल के। कुछ दिन पहले मैंने आपको टेक्निकल टेक्सटाइल की जो 12 हमारे टाइप्स हैं उस पर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करी है, किस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है और उनको फंड दिया जा रहा है इसको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि हम 5वें नंबर पे आते हैं एक्सपोर्टर में, ठीक है। हाँ, ये एक अलग बात है, एक्सपोर्ट हम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, और उनके द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ गुड्स होता है उसी को हम रीयूज़ करते हैं। मतलब सिमिलर टू ब्रिटेन वाला टाइम, जो ब्रिटिशर्स के टाइम होता था, तो वो ऐसे ही साउंड हो रहा है। नाउ हम देखेंगे कि जो हम जो है मैंने इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का वर्ल्ड में, कॉटन का एंड जूट का वर्ल्ड में। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम सिल्क के वर्ल्ड वाइड, 95% जो है वो सिल्क हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है, राइट। और जो हैंड वुवन फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब भारत से मतलब 95%, सॉरी 95% हैंड वुवन जो फैब्रिक है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। एंड सेकंड नंबर पे हम लार्जेस्ट जो है सिल्क प्रोड्यूसर है। तो ये डेटा भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो हम ये देखेंगे। MAI, दैट इज़ अ मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च कराया जाता है जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। ATUFS, दैट इज़ अ अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्कीम फॉर जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। और PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, दैट इज़ अ PM मित्रा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे PLI स्कीम, यानी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसको भी 2021 में लॉन्च किया गया था, सारे मिनिस्ट्री में लॉन्च किया गया था। तो अभी सी बात है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में भी है। और नेशनल टेक्सटाइल मिशन, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जिसके अंदर ही टेक्निकल टेक्सटाइल का जो प्रोविज़न है वो है। तो ये इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।